आसान रूप से कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोवेलेंट। पहली बात ये समझे रहे। अगर आयनिक कैरेक्टर पूछेगा तो उसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं हो सकती। अब अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पोलराइजिंग पावर के बारे में बात किया। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। चार्ज ऑफ कैटायन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो वैसे ही अगर बात करें तो कैटायन के लिए केवल एक टर्म है और ये आगे आपके काम आएगा। तो लिखिएगा आयनिक पोटेंशियल, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक पोटेंशियल है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे पाई से। और क्योंकि ये कैटायन के लिए है तो ये एक रेशियो होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या कि चार्ज ऑन कैटायन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटायन। मतलब अगर कोई भी कैटायन हमारे पास है, मान लीजिए Na+ तो उस पे चार्ज कितना होगा? +1। तो ऊपर क्या रखेंगे? 1 डिवाइडेड बाय उसका एक साइज होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, लेकिन बोलने के लिए कहा जाता है कि रेशियो होता है किसका? चार्ज जो कैटायन पर है डिवाइडेड बाय जो कैटायन का साइज। तो तुम्हें लगेगा कि आयनिक पोटेंशियल से क्या मिलेगा? तो कहा जाता है कि आयनिक पोटेंशियल जो पाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोलराइजिंग पावर। तो क्या हम लोगों ने बोला था कि अगर पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा? एनायन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके उसको डिफॉर्म करेगा, जिससे उसके अंदर एक कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। तो कहा जाता है कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अब आपके मन में ये आएगा कि ये हम पढ़ क्यों रहे? ना पढ़े अब तक तो निकाल ले जा रहे हैं। अब अगर मैंने बोल दिया कि मान लीजिए SnCl4 जो है वो SnCl2 से ज्यादा कोवेलेंट है। एक बात, एक सवाल के माध्यम से बात करते हैं। SnCl4 is more covalent than SnCl2 ड्यू टू, आपसे उसका रीजन पूछा गया। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है स्मॉल साइज ऑफ Sn, दूसरा ऑप्शन है हाई चार्ज ऑन Sn, तीसरा ऑप्शन है हाई फाई, यानी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो, और चौथा ऑप्शन है हाई लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा। तो इन सब सवालों में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो ये कि अगर Sn यानी कि मेटल का साइज छोटा है तो वो ज्यादा पोलराइज करेगा। तो फजाल रूल ये बोल रहा था क्या कि साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बात भी सही है। दूसरा, जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज थी। तो SnCl4 में Sn के ऊपर चार्ज होगा +4 क्योंकि 4 Cl, और SnCl2 में Sn के ऊपर चार्ज कितना होगा? +2। तो बोला जा रहा है हाई चार्ज ऑन Sn, तो ये भी सही होगा, लेकिन पेपर में तो आप एक ही ऑप्शन लगा पाएंगे। तो इसलिए कौन सा फैक्टर है जो दोनों को लेके चलता है? अब फाई को अगर ज्यादा होना है तो क्या चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज जो है वो छोटा होना चाहिए? बोलो भैया। तो क्या ये अकेले इन दोनों बातों को लेके चलता है? इसलिए यहां पर सबसे सही आंसर क्या होगा?
हाई फाई या हाई आयनिक पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? 5 के। क्लियर है बात? तो आपको कभी 5 निकालना नहीं पड़ेगा वैल्यू के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसको थ्योरेटिकली आप किसी के लिए बोल सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी चीज है, मान लो कि PbCl4 है, वो ज्यादा कोवेलेंट है PbCl2 से, तो आप बोलेंगे Pb पे +4 चार्ज होता है, PbCl2 वाले Pb पे +2 होता है। बात समझ ना? तो तुम वहां पे बोलोगे क्या? ये नहीं बोलोगे कि स्मॉल साइज है Pb का, ज्यादा चार्ज है। आप सीधे बोलोगे क्या कि जो 5 की वैल्यू है वो PbCl4 में ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू PbCl2, इसलिए उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। क्लियर है भाई? इतनी बात उतार लीजिए। ये है केवल कटायन के लिए काम करता है, एनायन से कोई लेना देना नहीं। तो यहां पे आपका फजान रूल खत्म हो। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं और हीट करने पे जो सबसे ज्यादा देर में टूटेगा यानी उसको ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी, उसकी स्टेबिलिटी अपने आप में क्या मानी जाएगी? ज्यादा मानी जाएगी। जो जल्दी यानी कम हीट देने पे टूट जाएगा यानी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर है बात? अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या लैटिस एनर्जी जो होती है, क्या लैटिस एनर्जी, वो किसी भी चीज को बांधे रखने की उसकी ताकत है। तो अगर लैटिस एनर्जी कम होगी तो क्या उसके बंधने की ताकत कम हो जाएगी? यानी उसके टूटने की जो क्षमता है वो पहले से बढ़ जाएगी। तो लैटिस एनर्जी अगर कम होगी तो क्या थर्मल स्टेबिलिटी को भी कम होना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है यहां पर कि फॉर स्मॉल एनायन, यानी कि जो एनायन है उनका साइज क्या है? छोटा है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन कौन से एनायन है जिनका साइज छोटा होगा? तो उसके लिए आपको याद रखना है, अगर H- है यानी हाइड्राइड है, O-2 है यानी ऑक्साइड है, N-3 है यानी कि नाइट्राइड है और F- है यानी कि फ्लोराइड। तो ये एनायन है, जाहिर सी बात है ये मेटल के साथ होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रक्चर और बेरियम, इन्हीं के साथ इनको यूज करें। तो कहा जाता है कि अगर हमारे पास स्मॉल एनायन है, ये सबके सब स्मॉल एनायन माने गए, तो बोला गया इनके लिए कहा गया कि टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर। फिर से गौर से सुनिए, लैटिस एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। क्यों? अगर हमने मेटल लिया तो मेटल हम लेंगे कैसे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो क्या ऊपर से नीचे आने पर कैटायन का साइज बढ़ रहा है? और साइज अगर बढ़ रहा है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी, यानी लैटिस एनर्जी क्या मानी जाएगी? कम। तो ऊपर से नीचे अगर लैटिस एनर्जी घट रही है तो क्या इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी घट रही होगी? यस सर। तो कहा जाएगा ऐसे केसेस में थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करती है? डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे आने पर। टॉप टू बॉटम का मतलब इनके लिए नहीं, टॉप टू बॉटम में अलोंग द ग्रुप के बारे में बात हो रही है, यानी किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? ग्रुप के रिस्पेक्ट।
यानी कि अगर आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इन सबके ऑक्साइड आ गए तो इसका मतलब है आप ग्रुप में देखोगे ना ऊपर से नीचे ऑक्साइड तो कॉमन हो गया। अब ऑक्साइड का मतलब ये केस किसमें चला गया, स्मॉल एनायन में। यानी थर्मल स्टेबिलिटी निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी। तो ऊपर से नीचे आने पर लैटिस एनर्जी घटती तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, घटेगी। बात समझ में आ रही, उतार लीजिए। कौन सा हाई चार्ज ऑन Sn पे +4 है, इस पे +2 है। तो चार्ज अगर ज्यादा है तो कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना। लेकिन दो फैक्टर लेने से बढ़िया है एक ले लो जो दोनों को लेके चलता है। भाई फजाल रूल क्या कहता है, अगर किसी भी कंपाउंड को बहुत अच्छा कोवेलेंट होना है, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है उस कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और उसके ऊपर चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यही तो मतलब करता है। अच्छा, जो लोग अभी तक क्लास नहीं कर रहे वो सिर्फ आज देखेंगे, बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि फैक्टर सारे वही आएंगे, तो आप यहीं से कुछ रट पाए तो रट लीजिए, वरना मामला खत्म है आपके। अब अगर आप ये बात समझते हैं तो मान लीजिए हमारे पास ये आया और हमसे कहा गया कि इनके थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए। तो सबसे पहले आप बोलेंगे क्या कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी अलोंग द ग्रुप साइज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बोलोगे। तो पहली चीज आप ये चेक करेंगे कि इनमें जो दिया है इन सब में क्या F- दिया हुआ है, यानी स्मॉल एनाइन दिया हुआ है। तो आप बोलेंगे ऊपर से नीचे आने पर यानी टॉप टू बॉटम कैटायन का साइज ये आपको इतना आना चाहिए। कैटायन का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैटायन का साइज अगर बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी घटती है, और लैटिस एनर्जी अगर घट रही है तो मजबूती घट रही है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, घटेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि घटेगी। अब अगर घटेगी तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, Li, और सबसे कमजोर कौन होगा, Cs। तो आंसर क्या जाएगा, LiF, फिर NaF, फिर KF, फिर RbF और फिर CS। और ये जो ऑर्डर है TS से आप समझ जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो भैया, इसी में मान लीजिए हम इनके हाइड्राइड ले लें। अगला सवाल है, मैं यहाँ पे इनके हाइड्राइड ले लूंगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीज़ियम। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर H- कैसे होगा। मेटल के साथ अगर लगा है तो मेटल पे पॉजिटिव आएगा तो बगल वाले पे उतना ही माइनस है, तो ये सब हाइड्राइड ही। अगर मैं इसके लिए भी बात करूंगा तो अब आप क्या बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर अब ये वाली लाइन आपको अपने मन में ही बोल लेनी, कैटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि लैटिस एनर्जी क्या कर रही होगी, घट रही होगी। और लैटिस एनर्जी अगर घट रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, घटेगी। क्लियर है बात?
तो थर्मल स्टेबिलिटी जो टर्म है इसको अपन लोग टीएस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पे, LIH, उल्टा। तो यहां तक का मामला क्लियर होना चाहिए। चले भी, अब अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। दूसरा टर्म लिखता हूं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो पहले दो टर्म की बात करें। पेपर में कई बार आता है कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, तो उसको खींच के हम लेकर आए किसके रिस्पेक्ट में, थर्मल स्टेबिलिटी के टर्म। ये कह रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, यानी कि जो हाइड्राइड है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जितनी कम होगी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। क्या इसका ये मतलब, बोलो भाई? ये कम होगा तो ये कभी कब कम होगा, जब इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ऑक्साइड की अगर थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी उस चीज की। बोलो, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर कोई कंपाउंड है और उसके अंदर कोई एलिमेंट है, बात समझिए, और कहा यह गया कि अगर हमने इसको H माइनस दिया, क्या दिया, तो H माइनस दिया तो इसका मतलब है कि हमने इस कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर किया। यानी अगर H माइनस दिया तो क्या किया, रिड्यूस। उसी प्रकार से अगर हमने इसी कंपाउंड को ऑक्साइड यानी O-2 दिया, क्या दिया, O-2, तो अगर O-2 दिया तो इसका मतलब है कि हमने इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। बात समझिएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। बोलो भैया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब आप समझ जा रहे होंगे कि हाइड्रोजन अगर H- की तरीके जुड़ेगा तभी रिडक्शन होगा, और ऑक्सीजन O-2 की तरीके जुड़ेगा तभी हम उसका क्या मानेंगे, ऑक्सीडेशन। अब मुझे ये बताओ, H- दिया तो रिड्यूस होगा, तो H- अगर हम जल्दी देंगे तो जल्दी रिड्यूस होगा या देर से, जल्दी होगा। जो पूछे उतना ही जवाब देना। H- जल्दी दे तो ये कंपाउंड जल्दी रिड्यूस होगा या देर से, जल्दी होगा, जल्दी। O-2 अगर दे तो जल्दी अगर दे तो क्या ये कंपाउंड जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या देर से, जल्दी। ठीक। जो H- जल्दी देगा, जो H- जल्दी देगा, क्या वो इसे जल्दी रिड्यूस करेगा? और किसी को रिड्यूस करने की पावर उसकी रिड्यूसिंग पावर है। जो
कंपाउंड O-2 जल्दी देगा? बोलो भैया, क्या वो इसे जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा? इसे ऑक्सीडाइज करने की पावर किसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो अब मुझे बताओ H- और O-2 जल्दी कब मिलेगा? जब वो उस कंपाउंड से निकले जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, या उस कंपाउंड से निकले जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। बोलो। मैं कहूंगा कोई भी कंपाउंड लिया, बात समझना, और हम यहां बात कर रहे हैं उसकी आरपी मतलब रिड्यूसिंग पावर और ओपी मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्लियर है? बस मैं ये कहूंगा अगर इस कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? कम है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? कम है। तो अगर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब है, मैं ये बोलूंगा कि जल्दी H- या जल्दी O-2 देगा। बोलो, होगा? जल्दी H- या जल्दी O-2 देगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये बताओ, अगर जल्दी H- देगा और जल्दी O-2 देगा तो सामने वाले को जल्दी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करेगा? तो मैं बोलूंगा क्या कि जल्दी, या बोलूंगा ऐसे कंपाउंड की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। और करके लिख सकते हैं, अगर वो H- की बात हो रही है तो ऐसे कंपाउंड की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर पेपर में तुम्हारे पास सवाल आए कि ये दिए मिले, इनको H- ही देंगे, तो क्या रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बनाना होगा हमको? अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर ऐसे ही लिख के आए और रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बनाना है तो क्या पहले हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी निकालें? बोलो। और थर्मल स्टेबिलिटी के जो ऑर्डर होगा उसका उल्टा ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर होगा। क्यों होगा वो रीजन बता दिया है। तो मुझे बताइए कि थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या ऊपर से नीचे आने पे घट रहा है? तो अगर ऊपर से नीचे आने पे घट रहा है तो रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर होगा वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा। बोलो यार। तो अगर मैं रिड्यूसिंग पावर की बात करूंगा तो LiH सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उसके बाद ये बढ़ता जाएगा। और CH की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो ये है कहानी। बताइए। मतलब कुल मिलाकर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को अगर आपको रिड्यूस करना है तो इसका मतलब है आप उसको जल्दी रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि आप एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट अगर है तो इसका मतलब है आप उसे जल्दी H- देंगे। जल्दी H- अगर देंगे तो इसका मतलब है कि आपका हाइड्राइड थर्मली कमजोर होगा या कम स्टेबल होगा, तभी वो जल्दी से H- दे पाएगा। क्योंकि अगर वो ज्यादा स्टेबल हुआ तो आपको ज्यादा देर तक गरमाना पड़ेगा, तब जाकर वो H- है ना। यही सेम चीज ऑक्साइड में भी लगती है। यानी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग पावर
या ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालनी है तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालिए और उसका उल्टा ऑर्डर जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक बात है, लेकिन याद रखना ये चीज कहां पे लागू है, ऑक्साइड में और हाइड्राइड में। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर अब आप इनको बदलते जाइए, तो नाइट्राइड में, फ्लोराइड में वो आप करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बुकलेट में दिया भी हुआ है, आप पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। अगला है यार, एक सवाल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो सवाल दोनों में काम कर जाएगा ना। 8 ऑप्शन दिए, मतलब दो तरीके से आ सकता है। बिल्कुल बेसिक में रहेंगे तो फटाक से निकाल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। तो पहली चीज है ऑक्साइड का मामला है, यानी स्मॉल एनायन वाला मामला है। तो हम कहेंगे कि यार पहले हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना लें, उसका उल्टा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो बोले यार पहले देख लें कि क्या ऑप्शन में हमको अलोंग द ग्रुप दिया है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम गायब कर दिया है बेरियम, यानी अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे यहां के लिए कि ऊपर से नीचे आने, यानी टॉप टू बॉटम। बोलो भैया, क्या ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी? बोलो, क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ रहा होगा। तो मैं बोलूंगा ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका उल्टा होगी, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इन्होंने पूछा है सबसे ज्यादा किसकी, तो ऊपर से नीचे आने पर सबसे नीचे वाले की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, यानी आंसर क्या होगा, बेरियम ऑक्साइड। क्या ये बात समझ में आती है? देखो जो लोग क्लास कर रहे हैं उन्हीं को आ रहा होगा, जो नहीं कर रहे हैं वो इतना सरल है ही नहीं कि आपको आए।
क्योंकि आपको पहले अब हम समझाएं कि फाई क्या है, थर्मल लैटिस एनर्जी क्या थी, सब पढ़ा दिया है। हाँ उधर आ जाओ, रिड्यूसिंग पावर में भी यही कहानी चलेगी। अरे बोलो ना यार, वहां पे अभी अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर अराउंड द ग्रुप तो दिया हुआ है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है? क्यों? थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो अगर बात करें तो यहां से यहां तक में क्या बढ़ रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है। बोलो यार, तो एनायन का साइज अगर बढ़ रहा है तो आसानी से टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर घटेगी तो क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी? यानी ऊपर से नीचे आने पर, सॉरी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। तो क्या ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो अगर ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी तो जो एलिमेंट सबसे नीचे होगा ग्रुप वाला, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर है कौन सा? फोर्थ पार्ट, यानी HI। अब आपको याद रखना है कि क्यों हम लोग बोलते थे कि HI की रिड्यूसिंग पावर अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा, वो यहाँ पे आपको पूरे उसके आंसर मिलेंगे कि क्या रीजन है। ऐसे ही आप बगल वाले में आ जाइए। बगल वाले में आप थोड़ी बुद्धिमानी बस इतनी कर लीजिए कि यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऑप्शन आर्बिट्री दे दिया है ऊपर नीचे। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो ऑप्शन दिए उनको ग्रुप के क्रम में लगा लीजिए ऊपर से नीचे। तो बेरिलियम आता है, वो यहाँ नहीं है। उसके बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। बोलो भैया। उसके बाद आता है कैल्शियम है, उसके बाद आता है स्ट्रांशियम है, उसके बाद आता है बेरिलियम है। ये है हमारे पास टॉप टू बॉटम का मामला। तो यहां ऊपर से नीचे आने पर टॉप टू बॉटम क्या थर्मल स्टेबिलिटी घटती है? बिल्कुल घटती है, क्योंकि रीजन है साइज जो होगा कैटायन का वो बढ़ रहा है, जिससे लैटिस एनर्जी घट रही है। यही बात हम लोगों ने की। तो अब थर्मल स्टेबिलिटी अगर घट रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। अरे बोलो ना यार, उल्टा मामला चलता है। तो रिड्यूसिंग पावर अगर बढ़ेगी तो क्या सबसे नीचे वाले की सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी यहाँ पे? तो आंसर क्या जाएगा? पीएच। वो आप ढूंढ दीजिए पहला ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा, अगर कभी मान लीजिए आ जाए तो एनसीईआरटी वगैरह आप पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी CaH2 को बोलते हैं हाइड्रोलिक। क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिक। और ये होता है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? आसानी से H- निकालता जाएगा। अरे बोलो ना यार, तो ये हाइड्रोजन के सोर्स है। तो ये आपका पहला केस था जब आपके पास एनायन जो था वो क्या था? स्मॉल था। तो अभी कार्बोनेट नहीं आए, सल्फेट नहीं आए, समझ रहे? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं आया है, उसके बारे में बात करें। हटाया जाए। अगला है if compounds have large anion, यानी अब एनायन जो है उनके पास वो थोड़ा बड़ा have large anion, लार्ज एनायन में
कुछ तो आपको मालूम ही क्या, कार्बोनेट्स अगर होगा तो लार्ज एनायन माना जाता है, सल्फेट अगर होगा तो लार्ज एनायन माना जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप सारे पढ़ लीजिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूं थर्मल स्टेबिलिटी की। तो जो कंपाउंड थर्मली टूट जाते हैं और आपके कोर्स में है उतना ही बताया जा रहा है, क्लियर है? तो कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन आपके कोर्स में है, सल्फेट का डिकम्पोजिशन आपके कोर्स में लार्ज एनायन माना जाता है। बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस जो है वो लार्ज एनायन है, वो आपके कोर्स में है। नाइट्रेट आते हैं NO3 माइनस, ये भी आपके कोर्स में मौजूद है। और एक लास्ट है शायद पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड को लार्ज एनायन माना, क्या इसे O2 माइनस बोला जाता है? और पेरोक्साइड को भी लार्ज एनायन माना, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला होगा तो छोटा है, लेकिन दो ऑक्सीजन का गुच्छा होगा तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। पेरोक्साइड होता है क्या? O2 माइनस। उतार लीजिए पहले, ये 7 है जो आपके कोर्स में है, एक तरीके से 6 सब। मेन तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट है। यही से याद कर लेंगे तो इनऑर्गेनिक का जो हीटिंग इफेक्ट है वो आपका काम आसानी से निकल जाएगा। अब ये याद रखना है जो मैंने आपको पिछले टर्म में बड़ा बताया है कि फैक्टर कौन सा कहां काम करता है। जब एनायन का साइज छोटा होता है तो लैटिस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी को डिसाइड करती है, और थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिसाइड कर रही थी यहां पर। बोलो भैया। अब अगर हम बात करेंगे तो अब हम बोलेंगे कि अगर हमारा एनायन लार्ज है तो थर्मल स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा कौन? आयनिक पोटेंशियल। कौन करेगा यहाँ पे? आयनिक पोटेंशियल, जिसको आपने पढ़ा है। तो इन सारे एनायंस के लिए, जिनको आप लार्ज एनायन बोल रहे हैं, इन सबके लिए बोला जा रहा है क्या कि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक पोटेंशियल, यानी कि पाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उतार लीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई। इसको देखकर आपके दिमाग में क्या चीज आ रही कि क्या निकाल देंगे तो क्या पता चलेगा? अगर फाई ज्यादा है, अगर फाई ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो कंपाउंड की क्या होगी? कम हो। फाई अगर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी जो कंपाउंड की है वो क्या होगी? कम होगी। इससे क्या पता चलेगा? किसी भी चीज की थर्मल स्टेबिलिटी कम होने का क्या मतलब? वो जल्दी टूट जाएगा। कम हीट देने पर ही वो क्या हो? ब्रेक हो जाए। यही तो मतलब है ना। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बोलूं अगर कि मेटल कार्बोनेट अगर कौन है, अभी इसमें कुछ अंतर है तो उस डिफरेंस को अभी मैं आगे जोड़ूंगा। मेटल कार्बोनेट अगर है, उसको आपने हीट किया तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 गैस रिलीज हो। बोलो भाई, ये रिएक्शन कौन जल्दी देगा? जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। उसका डिकम्पोजिशन क्या होगा? ज्यादा होगा। टूटने को, अपने ही चीज को बिना किसी से रिएक्शन कराए हीट डालकर, गर्मा कर दो भागों में या दो से ज्यादा भागों में तोड़ देना कहलाता है डिकम्पोजिशन। और वो डिकम्पोजिशन आप किसकी मदद से कर रहे हैं? टेम्परेचर की मदद से। इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक बात है, यहां तक तो समझ में आना चाहिए। अब मुझे बताओ कि फाई तुम्हारे पास दो तरीके का है।
अभी पीछे आपने पढ़ा है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, यही तो होगा। तो जब हम अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो चार्ज तो सेम ही हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो चार्ज सब में क्या है? +1, यही तो मतलब होगा। अगर मैं तुमसे कहूं क्या ये सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनके कार्बोनेट्स लिखे हुए हैं आप? बोलो भाई। अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो एनायन लार्ज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब अगर मैं बात करूं कि ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम यहां क्या हो रहा है, तो जरा मुझे बताइएगा। आपके पास जो कैटायन है उसका साइज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? तो मैं यहां बोलूंगा कि साइज ऑफ कैटायन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर। तो अगर कैटायन का साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो क्या फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था साइज ऑफ कैटायन के? इसका मतलब है ऊपर से नीचे आने पर फाई जो होगा वो क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। अरे बोलो ना यार। तो फाई अगर घट रहा है यानी आयनिक पोटेंशियल अगर घट रहा है तो क्या आपने बोला है कि आयनिक पोटेंशियल जितना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम। तो इसका उल्टा क्या होगा कि फाई जितना कम थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो क्या ऊपर से नीचे आने पर अगर फाई घटता है तो क्या चीज है जो बढ़ती हो? थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्लियर है बात? तो इनमें से कौन आदमी है जिसको हीट देकर जब तोड़ा जाएगा तो सबसे ज्यादा हीट चाहिए? बेरियम कार्बोनेट। बोलो यार, इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड होगा जिसके बगल से केवल माचिस ले जाके ऐसे हिला के बस दिखाएंगे कि हम तुमको जलाने आ रहे हैं, बोलो भैया, और वो टूट जाएगा? बोलो यार, मामला समझ में आ रहा है? तो अब अगर मैं बात करूंगा तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा? बेरिलियम कार्बोनेट सबसे जल्दी टूटेगा। अरे बोलो ना यार। तो सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइए। ये और ये ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी। अभी उतारिए मत, छापिए मत, खत्म नहीं। अब मुझे ये बताइए कि बेरिलियम कार्बोनेट सबसे लेस स्टेबल होगा। अरे बोलो ना यार। तो बेरिलियम कार्बोनेट को अगर आपको बनाए रखना है, क्योंकि आप कहीं भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा ही उस जगह का, और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, यानी कि वो अपने आप को हमेशा तोड़ना चाहता है। यानी कि कहा गया बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो जब देखोगे तो तुमको दिखेगा ऐसा। देखो, मेटल का ऑक्साइड और फ्यूज, यही तो कहा जाता है कि बेरिलियम कार्बोनेट को अगर स्टेबल रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्या अगर इसे स्टेबल रखना है तो इसको हम लोग पैक कर देते हैं CO2 के एटमॉस्फेयर। इस लाइन का क्या मतलब? किसमें पैक करेंगे? CO2 के एटमॉस्फेयर। CO2 का एटमॉस्फेयर ये कहता है कि यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, यानी कि जितना इसने दिया है और हम अपनी तरफ से कुछ भर देंगे उसमें जाके। तो इसका मतलब अगर आप CO2 को यहां बढ़ाएंगे तो अभी आप आगे बढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्या कि जिस समय रिएक्शन हो जाती है उस समय एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो ये रिएक्शन राइट हैंड साइड भी चलती है और लेफ्ट हैंड साइड भी चलती है। तो कहा गया कि अगर हमने CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, क्या बढ़ाया? CO2 के कंसंट्रेशन को क्या किया? बढ़ाया। तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर चलेगी? बैकवर्ड, पीछे। क्यों?
रिएक्शन तो इसलिए हो रही थी ना कि CO2 बने, लेकिन जब CO2 ज्यादा आ गया तो इसका मतलब अब काम उल्टा शुरू हो जाएगा, CO2 जुड़ के बेरिलियम कार्बोनेट बनाने लगेगा। तो इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा जाएगी तो इसका मतलब है कि जो बेरिलियम कार्बोनेट है वो आपको इस डिब्बे में नजर आएगा, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो पहले से क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि बेरिलियम कार्बोनेट को हम लोग मतलब उसमें थर्मल स्टेबिलिटी के आधार पर बताया है। तो अब आपने क्योंकि ऑर्डर से निकाल लिया है कि बेरिलियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, तो उसने कहा कि अगर हमें बेरिलियम कार्बोनेट को स्टेबल रखना है तो हम उसे किसमें रखते हैं, CO2 के एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब हम CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे रिएक्शन किधर भागती है, बैकवर्ड। तो अगर बैकवर्ड भागती है तो इसका मतलब है कि बेरिलियम कार्बोनेट वहां पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, यानी जो टूटेगा वो वापस बन जाएगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है, क्या ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन 100% नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन छोड़ दीजिए, बाकी की अगर बात करें तो कोई भी रिएक्शन 100% नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट भी बच जाए कुछ और प्रोडक्ट भी बना है, उन दोनों को बोलते हैं, दोनों अगर ऐसी सिचुएशन में तो बोला जाता है इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्शन की वजह से आया है, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इसलिए नाम क्या देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम अगर यहां सेटअप हो गया है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता था 4 नंबर का सवाल है, बिना केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े तो निकाल ले जाओ। वो ये कहता है कि अगर एक बार रिएक्शन का इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, बात समझे, तो आपने अगर इक्विलिब्रियम में कोई छेड़छाड़ की, क्या इक्विलिब्रियम में अगर आपने कोई छेड़छाड़ की, यानी अगर आपने इनके कंसंट्रेशन में कुछ भी किया तो इक्विलिब्रियम बदल जाएगा। तो बोले उस समय इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टेबलाइज करता है। क्या करता है, वापस अपने आप को क्या करता है, फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये मुझे बताइए कि जब ये रिएक्शन इस तरीके चल रही थी तो यहाँ इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बन गया था। अब इक्विलिब्रियम में आपने कौन सा एटमॉस्फेयर लिया, CO2 का, तो क्या आपने कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाया है? तो अगर आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया है तो अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा दोबारा से? जो तुमने बढ़ाया है उसे घटाना पड़ेगा उसको। अरे बोलो ना यार, जैसे मैं तुमसे कहूं कि मेरा हाथ यहाँ है, बात समझिए, ये इक्विलिब्रियम है, हमने बना रखा है, तुम थोड़ी देर के लिए आए और तुमने कहा कि ये, तो ली चैटलियर ने कहा है कि अगर तुमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम तुम्हारे अपोजिट काम करेगा। तो तुमने क्या काम किया, हाथ को उठाने का। तो अगर रीस्टेबलाइज करना है तो हाथ को गिराना पड़ेगा या नहीं गिराना पड़ेगा, बोलो भैया। इसलिए कहा जाता है कि जिस तरफ छेड़छाड़ करते हैं उसके अपोजिट तरफ रिएक्शन चलती है। यानी कि अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाया तो रिएक्शन किधर भागेगी, बैकवर्ड ज्यादा, है ना। और अगर आपने इधर बेरिलियम कार्बोनेट बढ़ा दिया होता तो रिएक्शन किधर भागती, बात समझ में आ रही है। तो ली चैटलियर ने सिर्फ इतना ही बोला था और उसी के आधार पे ये बात है। ये दोनों जगह दिया हुआ है। जब आप सेकंड ए ग्रुप पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल इस ब्लॉक में तो भी ये दिया हुआ है, और जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां भी एग्जांपल के रूप में इसको दिया होता है। उधर हटा
अब अगर आपसे पूछा जाए कल को कि थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो बेरियम कार्बोनेट, बोलो भैया। और थर्मली सबसे कम स्टेबल कौन होगा, तो जवाब होगा बेरिलियम कार्बोनेट, बोलो। और अगर आपसे पूछा जाए इधर देखो कि इनमें से कौन ऐसा है जो लो टेम्परेचर पे ज्यादा CO2 देगा, तो जवाब होगा बेरिलियम कार्बोनेट, क्योंकि जो लेस स्टेबल होगा वो हल्की सी हीट पर ही रिएक्शन शुरू कर देगा। देखो है ये प्योर इनऑर्गेनिक। अब प्रयास ये कर रहे हैं कि तुमको समझा के पढ़ा दे जिससे तुमको याद थोड़ा सा कम करना पड़े, अदरवाइज तो भी मैं लिखाऊंगा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और आप देखिए तो मैं रट्टे वाली लाइन भी लिखाऊंगा, वो रिजल्ट है। अब आपको समझना है कि क्या आप चीजें कर पा रहे हैं, कितना क्या नहीं कर रहे। वहां तक उतार लिया, नीचे लिखिएगा BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट इज लीस्ट थर्मल स्टेबल। बेरिलियम कार्बोनेट इज लीस्ट थर्मल स्टेबल एंड स्टोर इन atmosphere of CO2 and store in atmosphere of CO2 because it results backward reaction। तो समझिए आप लोगों की एटमॉस्फेयर में रखते हैं, इसी वजह से रिएक्शन किधर चलती है, बैकवर्ड रिएक्शन। चले भैया, इसके बाद है अगला कि अगर हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजी, इनके कार्बोनेट अगर ले बात समझ तो बेसिक कहानी तो यही चलेगी। बोलो यार, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे अगर ऐसी बात की जाए, यहां तो लेफ्ट टू राइट बोले इधर लिखी है, क्या चीज बढ़ रही होगी, कैटायन का साइज बढ़ रहा है। कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो 5 कम हो रहा होगा, 5 कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यही तो मतलब होगा। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि इधर से इधर चलने पर 5 बढ़ रहा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही होगी, घट हो रही होगी, यही तो मतलब होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉरी 5 घट रहा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लिखा पढ़ी में तो ऑर्डर ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, सीजियम कार्बोनेट, सबसे बेकार लिथियम कार्बोनेट। लेकिन प्रैक्टिकली देखा ये गया कि लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो मेटल का ऑक्साइड जैसे मिलना चाहिए तो लिथियम ऑक्साइड मिला और साथ में CO2, बात समझ में आ रही। लेकिन बोला गया यहां से लेकर
यहां तक की जो जनता है, ये याद रखने वाली बात है, पेपर में हर बार पूछा जाता है, ये लोग थर्मली डिकम्पोज नहीं होते, नहीं समझे, यानी कि तुम हीट करोगे तो ये टूटेंगे ही, बात समझ में आ रही। तो बोला जाता है कि इनको अगर आप हीट करेंगे तो नो रिएक्शन, यानी कि आपको मेटल ऑक्साइड और CO2 कभी मिलने वाला नहीं। क्लियर है? तो अब इन दोनों को देखकर क्या लाइन लिखी जा सकती है बताइए? जो चीज कार्बोनेट में है वही चीज सल्फेट में भी दोनों के लागू है। बोलो भी। और अब इसका रीजन भी बताएंगे, अगर तुम झेल पाओ तो। एनसीईआरटी की लाइन लिख लो, कार्बोनेट और सल्फेट ऑफ सेकेंड डे एंड एलाई फ्रॉम फर्स्ट डे, यानी अगर मैं फर्स्ट डे से केवल एलाई को ले रहा हूं तो बाकी लोग ये काम करते नहीं हो, तो बाकी को छोड़ा जाए। क्या? कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ सेकेंड डे, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, एंड एलाई फ्रॉम फर्स्ट डे, यानी केवल और केवल लिथियम, डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, decomposes on heating and rest first day, रेस्ट फर्स्ट डे का मतलब लिथियम को छोड़कर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके कार्बोनेट या इनके सल्फेट, दोनों के बारे में बात हो रही है। एंड रेस्ट फर्स्ट डे सल्फेट्स और कार्बोनेट्स doesn't decomposes यानी कि फिर ये डिकम्पोज नहीं हो, यानी अगर आप इनको हीट करेंगे, अच्छा हीट करने का भी एक पैमाना होता है, बात समझिएगा, आप तब तक हीट करिए जब तक मेल्ट ना हो जाए। लेकिन इनके साथ क्या है कि इनको हीट करते रहे, एनर्जी लेते गए और ये अपने आप को टूटने की बजाय ये अपने आप को पिघलने में ज्यादा वो करते हैं। तो ये क्या होगा कि ज्यादा टेम्परेचर तो बोलते हैं 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज ना होके क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब वहां से CO2 गैस पे निकलने वाली नहीं। अच्छा, पेपर में सवाल कैसे आता है कि कौन सा कंपाउंड है जिसको हीट करने पे CO2 नहीं निकलेगा, बात समझना। तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या कि लिथियम का कार्बोनेट और सेकेंड डे ग्रुप के सारे कार्बोनेट हीट करने पे CO2 देते हैं, देर से या जल्दी वो एक अलग बात है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट कभी CO2 फॉर्म नहीं करते। तो याद रखो, या कल को आपसे अगला सवाल, मैं जो बोल रहा हूं ये सवाल है आपकी बुकलेट पे, अगला सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया इनमें से कौन थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल है, बात सुनिएगा और आपको अब सुनिए कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, ऑप्शन दिया गया बेरिलियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, तो भैया थर्मली स्टेबल वही है जो टूटे ही ना। तो कौन है जो नहीं टूट रहे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो आंसर नहीं है। क्लियर है? यहां तक समझ में आता है? अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करेंगे,
छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे दी हुई है। आप हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप यही पढ़ लेना है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 बोला ये गया कि जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, यानी अच्छी खासी हीट देंगे, तो उस समय ये कन्वर्ट होगा .10 वाटर, जो जुड़े हुए ये पानी निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? Na2CO3, जिसको बोलेंगे सोडा ऐश। क्या बोलेंगे? सोडा। ये पूछा जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि जब आप इसको हीट कर रहे होते हैं तो हीट करने पे 9 वाटर मॉलिक्यूल पहले निकलते हैं, बीच में बनता है क्या? Na2CO3 .H2, और फर्दर हीट करेंगे तो वो आखिरी वाला वाटर भी निकल जाएगा। तो जो बनता है उसका नाम पूछ लिया जाता है, उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो जब भी Na2CO3 के साथ 10 H2O हो तो उसे वॉशिंग सोडा बोलेंगे, और जब एक वाटर होता है तो उसे नेट्रॉन बोला जाता है। तो नाम है दोस्त, याद कर लें। ठीक बात। अगली बात ये बताइए, इस पूरी रिएक्शन में असलियत में हो क्या? बताओ, इस पूरी रिएक्शन में असलियत में हो क्या? डॉट वाटर तो कहीं साइड में चिपका हुआ पानी है जो गरमाने पे निकलना शुरू हो जा रहा है, यानी यहां कुछ डिकम्पोजिशन तो हो नहीं रहा है। यानी बेसिकली ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है? ये वेट लॉस रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? वेट लॉस रिएक्शन। यानी कि जो वाटर इसके साथ जुड़ा था, बस वो वाटर वहां से चिपक कर हट गया, लेकिन डिकम्पोज नहीं माना जाएगा क्योंकि ये खुद में टूटा नहीं। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत होगा और जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा। एक सवाल मैंने आपको कराया था, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप मुझे बता पाए। कितने लोग खाली जगह भर देंगे? हीटिंग इफेक्ट ही तो है ये भी। समझे नहीं? देखो, इससे इसका कोई संबंध नहीं, वो मैंने आपको पढ़ाया। बताओ पहले जो लिखा है उसका नाम क्या है? जिप्सम है, पढ़ाया है, लिखाया है। तुम कितने साल में जान पाओगे? तुम्हें पता है। उदाहरण ना देखो, तुम हमसे देख पढ़े, उनको देख रहे हो कि ये कहां पढ़ के चला गया था? यही पढ़ाया क्लास में। ये कौन है? जिप्सम। 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट जब करते हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, हाथ उठा के बताना है। जो मैं बोल रहा हूं ये सब सवाल है, ये बुलेट के सवाल है। अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होते हैं, पहले तो ये बताओ। एक। हाँ भाई सुनिए, CaSO4 .half H2O बनता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे बोलो ना यार। तो जिप्सम से पीओपी बनाने का तरीका बताया था। तो अगर बेटा तुम्हें याद है कि हाफ H2O, तो इसका मतलब है 3/2 गायब हो गए होंगे।
इस पूरे प्रोसेस में। और यहाँ जो बनता है उसको क्या नाम देते हैं? पीओ। लिखवाया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। और हिट किए 200 पर, तो अगर 200 पे हिट किए हो तो इसका मतलब है ये आधा वाटर भी निकल जाएगा। तो जब निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा? CaSO4। यार इसको क्या बोलते थे? पेपर में ऐसे ही चार्ट बन के आता है, एबीसीडी लिख देता, गायब कर देता कुछ भी और कुछ लेता। मैंने तो टेस्ट में भी तुमसे पूछा है। इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। क्या नाम देंगे? डेड बर्न प्लास्टर। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस था और करना है, मर गया, अभी काम खत्म हो गया इसका। अब तुमने फर्दर हिट किया 1000 डिग्री पर। कितने पर? 1000 पर। तो 1000 पे किया है तो ये वाली लाइन आ जाएगी कार्बोनेट और सल्फेट सेकेंडरी ग्रुप के या लिथियम के डिकम्पोज हो जाते हैं। तो यही से समझिएगा अगर सल्फेट को डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? SO3 गैस यहाँ पर निकलेगी। बात समझ में आ रही? उतार लीजिए भैया छाप। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। अरे बोलो ना यार। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। तो ये पूरा एक पैरा दिया है एनसीईआरटी में, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिप्सम के बारे में, तो वो आपको ध्यान रखना। अब यार अगर बात करें इधर देखो, ये जो फाई दिया है ना मेटल कार्बोनेट के लिए, इसकी क्या औकात है, ये कम करता क्या है, केवल समझ लीजिए अगर आप समझ सकते हैं तो, वरना नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका मेटल कार्बोनेट होता है, मैं जानबूझकर इनकी बात कर रहा हूं जो सेकेंडरी ग्रुप वाले उनको ले रहा हूं। तो अगर मैंने लिया तो क्या यहाँ M+2 होगा और CO3-2 का मतलब है कि C डबल बॉन्ड हो, अरे बोलो ना यार, और इसके रिस्पेक्ट में O माइनस, यही होगा मेटल कार्बोनेट। बोलो भाई, ये जो मेटल आए हैं इसके पास क्या मौजूद है? फाइव। बोलो, अब कहा यह गया कि इस मेटल आयन को अगर CO2 गैस निकाली, क्या निकाली? CO2 गैस, तो क्या इसको यहां से इस ऑक्सीजन को लपेटना पड़ेगा? अरे बोलो ना यार। और इस ऑक्सीजन को लपेटने को बोलते हैं CO बॉन्ड का पोलराइजेशन। क्या कराना? CO बॉन्ड का पोलराइजेशन। तो अब अगर मैं यहां पर बोलूंगा तो क्या क्या होगा जरा बताना। मेटल आयन के लिए कहा जाएगा अगर इसका फाई ज्यादा है, अगर इसका फाई ज्यादा है, क्लास जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे आके खड़े हो गए, अगर फाई ज्यादा है तो क्या मेटल आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? अरे बोलो ना यार। तो मेटल आयन इसको क्या करेगा? ज्यादा पोलराइज करेगा। अरे बोले यार। तो अगर पोलराइज करेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो CO बॉन्ड है, क्या जो CO बॉन्ड है उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो CO बॉन्ड है उसको जल्दी डिकम्पोज कर देगा,
क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है। अरे भाई CO बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा या देर से टूटेगा? जल्दी टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को किधर जाना है? M+2 के पास, यही तो मतलब होगा। तो अगर ये कहानी है तो इसी वजह से क्या थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कम होगी, क्योंकि उसके अंदर जितनी मजबूती होनी थी उतनी मजबूती नहीं। बात समझ में आ रही है? अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर CO2 निकलना है तो सारी बात इसी मेटल आयन पे होगी। जब तक इस CO बॉन्ड को ये पोलराइज नहीं कर पाएंगे, यहाँ डिकम्पोज की बजाय अच्छा शब्द होता है क्या? पोलराइज कर। जब तक पोलराइज नहीं कर पाएगा या तोड़ नहीं पाएगा तब तक CO2 कभी इवॉल्व नहीं होगा। अब मुझे बताइए क्यों मैंने यहाँ लिखा है? मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा हैवी मामला है, आपके औकात के ऊपर होगा कि आप झेल पाएंगे या नहीं। अब मुझे बताइए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ये सारे लोग ये काम क्यों कर ले गए? क्योंकि सब पर चार्ज +2 था। अरे बोलना यार, फाई क्या होता है? फाई जो था वो क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। मोटा मोटा तो यही है ना, बोल भाई। तो अब ये बताओ कि क्या फर्स्ट ए ग्रुप के रिस्पेक्ट में इनमें चार्ज ज्यादा है? दूसरा, क्या जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना छोटा होता है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी सेकंड ए ग्रुप के कैटायन है, जो भी सेकंड ए ग्रुप के कैटायन है, उनका फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायन से फाई जनरली ज्यादा होता होगा? अरे कोई एक्सेप्शन आ जाए फिर मोटा मोटी बात अगर करे तो सेकंड ए ग्रुप के कैटायन का फाई फर्स्ट ए से क्या होता होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनके पास चार्ज ज्यादा है और साइज उनका छोटा है। बोलो भैया। तो इस वजह से क्या ये सब लोग ये काम कर ले जाते हैं? कोई जल्दी करता है, कोई थोड़ा सा देर से। क्लियर है? इधर कौन है? लिथियम का सब में चार्ज +1 है तो ऊपर +1 रखा जाएगा। सबसे छोटा साइज लिथियम का, यानी इसका फाई सबसे ज्यादा होगा अपने ग्रुप में। अरे बोलो ना, अपने ग्रुप में ज्यादा होगा लेकिन इस वाले ग्रुप से तो कम ही होगा। तो ये अकेला इसको पोलराइज तो कर जाता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फाई की वो वैल्यू नहीं रही जो पीछे रहती थी, अब इनमें से किसी की औकात नहीं है कि वो इस बॉन्ड को क्या कर पाए? तोड़ पाए। तो अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो इसी के साथ ही रहना पड़ेगा और साथ रहना पड़ेगा, इसलिए ये लोग CO2 इवॉल्व नहीं करते। अगर बात की जाए कि कंसेप्चुअली आप मुझे फाई से ही पढ़ा दो कि कैसे ये जो हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेप्शन, इन्होंने क्यों नहीं दिया? आपके मन में आएगा शायद ये तो दे सकता था, ये तो दे सकता था। जवाब तो ये कि हाँ, किसी को नहीं देना चाहिए था, लेकिन फर्क बस इतना है क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा हो जाता है अपने ग्रुप में, इस वजह से उसने रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि याद रखिएगा फाई ज्यादा होगा तभी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कम होगी, यानी तब पोलराइजेशन होता है और वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। वो डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, जो डायग्राम मैंने बनाया है +2 वाला, वो डायग्राम वहां बना हुआ है। तो अगर आपको कहीं दिखेगा तो आपको कुछ अटपटा नहीं लगेगा। छाप इधर का डाल। ये भी डाल, ये वाला। और ये सब डेटा है, इसको बराबर मतलब रटते रहना, याद करते रहना, देखते रहना, क्योंकि इनऑर्गेनिक के सवाल ऐसे होते हैं कि आपको अगर आते हैं तो आप बिल्कुल सही करोगे, अदरवाइज वहां एक गलत करने का भी चांस नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर सुना नहीं है आपने तो आप इसमें तुक्का उक्का नहीं लगा पाए। जब तक आप नोट कर रहे हैं मैं एक सवाल लिख रहा हूं। व्हाट आर द प्रोडक्ट
ऑन हीटिंग ऑफ given compounds. इस सवाल से दो बातें बताने का प्रयास। पहला तो हीटिंग है ना, हीट करने पे क्या बनेगा, और दूसरी बात ये बताने का प्रयास है जो बगल में लिखा है, जब भी आप मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ओर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कुछ नाम है जो मैंने लिखे हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट है तो जिंक का और है उसको कैलामाइन बोलते हैं, CaCO3 को कैल्साइड बोलते हैं, सबको पता है, PbCO3 को कैल्साइड बोलते हैं, FeCO3 को सिडेराइड बोलते हैं, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस कॉपर का ही और होगा, जाहिर सी बात है, इसको क्या बोलेंगे, मैलेकाइट ग्रीन बोलेंगे, MgCO3.CaCO3 को डोलोमाइट बोलेंगे। क्लियर है? तो ये नाम भी याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जिंक ले आए, क्या ले आए, जिंक ले आए, यहाँ पे मैं लेड ले आया हूँ, यहाँ पे मैं आयरन ले आया हूँ, बात समझ रहा। तो ये कुछ हीटिंग है जो आपको आने चाहिए, क्या ये भी जनरली डिकम्पोज होते हैं। ZnCO3 को अगर आप हीट करेंगे तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड और साथ में CO2, यानी नॉर्मल मेटल कार्बोनेट की तरीके ये डिकम्पोज होगा। CaCO3 अभी पीछे पढ़ ही चुके हो, CaO प्लस CO2, PbCO3 PbO प्लस CO2, FeCO3 FeO प्लस CO2, CuCO3 इधर देखो, CuCO3 क्या ये टूटता CuO में, बोलो, और CO3 था यानी साथ में कौन सी गैस निकलती, CO2। क्लियर है? हाइड्रोक्साइड को किसी के भी हीट करोगे तो वाटर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, तो यहां भी बचता है CuO ही, तो इसका मतलब है यहां 2 टाइम्स CuO हो जाता और साथ में बचता क्या यहां पे, वाटर, और टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा है तो वेपराइज ही होता, इसलिए एरो ऊपर ही लगा। याद आपको इनके लिए अलग अलग तो पता है ना, डॉट का मतलब होता है पहले टेम्परेचर, इनको ब्रेक करके अलग अलग कर देगा, फिर आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट भी टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज होता है MgO प्लस CO2 में। तो नेट में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या Mg के रिस्पेक्ट में MgO लिखेंगे,
कैल्शियम के रिस्पेक्ट में CO लिखेंगे और दोनों से CO2 निकलेगा, यानी 2 टाइम्स CO2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ ऐसे मतलब उनको लिखा दिया कि मान लो कभी आ गए तो तुम इनसे कंफ्यूज नहीं होगे, बेसिक तरीके से निकाल लेना। अब ये एक बात बताओ कि क्या तुमको पढ़ाया था कि मेटल का ऑक्साइड अगर है कहीं तो उसका नेचर होगा बेसिक। बोलो, मेटल का अगर कहीं ऑक्साइड है तो उसका नेचर कैसा होगा? जैसे सोडियम का ऑक्साइड है तो सोडियम मेटल बेसिक होगा, कैल्शियम का ऑक्साइड है बेसिक होगा, बेरियम का ऑक्साइड है बेसिक होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉन मेटल के अगर ऑक्साइड है तो क्या उनका नेचर एसिडिक नेचर होगा, जैसे CO2 कार्बन है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल ही कैसा होगा? एसिडिक ही होगा। NO2 एसिडिक ही होगा, Cl2O7 एसिडिक ही होगा, P4O10 एसिडिक ही होगा। यही सब का कारण है। SO3 भाई नॉन मेटल है, मेटल नहीं होना चाहिए कोई, सल्फर ऑक्सीजन सब नॉन मेटल है। SO3 ये सब क्या होगा? एसिडिक ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड क्या? बल्कि क्या बोले? मेटलॉइड सी ऑक्साइड। मेटलॉइड मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों करेक्ट है। बोलो भैया, इनके अगर ऑक्साइड होंगे तो इनका नेचर एसिडिक भी और बेसिक, लेकिन बीच में क्या लगा? और इसका मतलब एक ही टाइम पर दोनों के तरीके काम नहीं कर पाए। बोलो यार, या तो एसिडिक मानो तो मान लो और या बेसिक मानो तो मानो। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मेटलॉइड्स हम लोगों ने कौन कौन पढ़े थे जरा बता। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनलेस, लेड, जो हमारे कोर्स में। कौन कौन है? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनलेस और इनके ऑक्साइड अगर आपको मार्केट में मिलेंगे तो क्या? बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यहां से मामला बदल जाता है, SnO भी होता है मार्केट में और SnO2 भी होता है। Pb वाले में PbO भी होता है और PbO2 भी। ये पढ़ा चुके हैं, सारी लाइन लिखा है, ये आपको याद है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो तीसरा जेंडर है ये एसिड भी की तरीके भी काम कर सकता है और बेस की तरीके भी।
बोलो भाई, क्या ये इनसे अच्छा एसिड हो पाएगा कभी? हाँ, नहीं हो पाएगा किसी कीमत पे। क्या ये इनसे अच्छा बेस हो पाएगा कभी? नहीं हो पाएगा। दुनिया का कोई भी ऑलराउंडर उठा ला, बुमराह से बढ़िया बॉलिंग नहीं करेगा। बोलो यस सर, करेगा? ऑलराउंडर होगा, बॉलिंग अच्छी करता होगा, लेकिन एक स्पेशलिस्ट अगर आपने उठाया जो बॉलर्स है, तो उनसे अच्छी बॉलिंग करता हुआ आपको दिखेगा वो नहीं। एक दो मैच छोड़कर अगर पूरा ओवरऑल करियर आप देखें, ठीक, दुनिया का आप कोई भी ऑलराउंडर उठा ला, वो विराट कोहली से बढ़िया बल्लेबाज ओवरऑल नहीं मिलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि जब आप दो काम करते हो तो आपका जो चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो आप कभी 100% तो वहां पर नहीं हो पाएंगे। यानी मेरा बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा बेस कौन है या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन है, तब उस समय आप जवाब क्या लगाएंगे? पेपर में पूछा जाए कि which of the following in the given following compounds which one is most basic, तो इसका मतलब है आप पहले ढूंढेंगे किसको? मेटल ऑक्साइड। अरे बोल रहा है, जब ये नहीं मिलेगा तब तुम अपनी टीम में इनमें से किसी को पकड़ दो। बोलो, जब मैं तुमसे पूछूं सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, तो उस समय आप चारों ऑप्शन में क्या ढूंढते नजर आओगे? नॉन मेटल का ऑक्साइड। अगर ना मिले तो क्या ढूंढोगे फिर? एल्कोहल। यही तो होगा। जितने सवाल है वो इसी रेंज के अंदर है। तीसरी कैटेगरी सवालों की क्या आएगी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए। तो भैया एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए, बेसिक बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए एसिड। तो उस समय तुम क्या ढूंढोगे? मामला बता में आ रहा है। दुनिया का कोई भी सवाल उठा के ले आइए इसी के अंदर, ठीक है? छाप लीजिए, वैसे पढ़ाया है। अब आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ाया। सवाल है which of the following compound gives both acidic and basic oxide, यानी कि and शब्द का प्रयोग अगर किया गया है तो इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन चाहिए जिसमें जो प्रोडक्ट बने उनमें से एक एसिडिक भी हो और एक बेसिक ऑक्साइड भी वहां पर मौजूद हो। बोलो भैया, चलो सवाल करते हैं। इधर आओ। जिंक कार्बोनेट हीट करने पर जिंक का ऑक्साइड और बनेगा। सोडियम कार्बोनेट हीट करने पर क्या बनाएंगे? सोडियम का ऑक्साइड और CO। बटा कर मारेंगे, यहां कुछ नहीं होगा। पीछे पढ़ाया है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के जो कार्बोनेट्स है वो थर्मली स्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं। ये आ गया।
बेरिलियम कार्बोनेट को हीट करने पर बेरिलियम का ऑक्साइड और CO। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड और CO। क्लियर है बात? एक बात मुझे सिर्फ इतना बता दो, जो CO2 है ये तो सब एसिडिक ऑक्साइड है। अरे बोलो ना यार, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है बात? जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब दोनों की तरीके काम कर सकता है, यानी एसिड भी और बेस भी। तो अगर मैं इनके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूं? एसिडिक ऑब्लिक बेसिक ऑक्साइड, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार तय कर सकते हैं जो आपको चाहिए। यहां पर यहां है एसिडिक ऑब्लिक बेसिक ऑक्साइड, यही तो होगा। MgU, क्या मैग्नीशियम मेटल है? बोलो यार, एम्फोटेरिक में नहीं लिखा है तो मेटल ही माना जाएगा, नॉन मेटल तो है नहीं, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मेटल का ऑक्साइड है, यानी ये प्योर क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड। आंसर क्या है? पेपर में एक ही गोला भरना होता है, बात समझो। अब मुझे ये बताओ, जब उसने तुमसे बोला है कि एसिडिक और बेसिक चाहिए, यानी कि एक सबसे अच्छा बल्लेबाज और एक सबसे अच्छा गेंदबाज चाहिए, बोलो यार, तो ऑलराउंडर की कहानी यहां खत्म हो चुकी है। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना होता तो हमें ऑलराउंडर लेना पड़ता। अब हम किसको पकड़ेंगे? सीधे सीधे एक सबसे अच्छे बेसिक ऑक्साइड को। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो जब हमारे पास ऑप्शन अच्छा वाला पकड़ने का है तो हम अपने आप ही इन दोनों में से किसी को ले नहीं सकते। अच्छा पेपर में 3 गोला भर दोगे तो आंसर क्या जाएगा? 4। ये ध्यान रखना। चले भैया, इसके बाद अगला है, अगर आपके पास कभी बाइकार्बोनेट्स आ जाए, क्या आ जाए? बाइकार्बोनेट, तो समझिएगा मैं यही लिख रहा हूं, बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट जैसी कोई नौटंकी नहीं, यानी कि यहां पर आप फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के ऑल बाइकार्बोनेट्स को कंसीडर किया जाता है। मतलब लिथियम का भी चलेगा, सोडियम का भी चलेगा, पोटेशियम का भी चलेगा और रुबिडियम सीजियम का भी बाइकार्बोनेट चलेगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम सबका बाइकार्बोनेट चलेगा। अगर इनको आपने हीट किया तो जाहिर सी बात है बाइकार्बोनेट लिखा है तो साइड में मेटल लिखते रहे, क्योंकि ये राम कहानी तो तुमने मेटल के बारे में बताई। तो मेटल बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो बनेगा क्या? मेटल का कार्बोनेट साथ में CO2 प्लस वाटर, यानी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पे क्या होता है? मेटल का कार्बोनेट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जानबूझ के एग्जांपल वही लूं जिसका कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया
तो ये लिखने का तरीका है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट लिखना है तो Na2CO3 लिखना पड़ेगा, इसलिए रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया है यहाँ पे। तो Na2CO3 बनेगा, साथ में CO2 बनेगा और वाटर। या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट किया, अब कैल्शियम आया है तो HCO3 पे चार्ज -1 होता है, तो होल्ड वाइज लेना पड़ेगा तुमको। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अगर आपने हीट किया तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर। बात समझ में आ रही है? यानी वो आसानी से क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज। क्लियर है बात? तो याद रखना है आपको क्या। अब एक बात ये बताइए, ये 2 रिएक्शन जो है ये हार्डनेस ऑफ वाटर के जिम्मेदार लोग हैं। कौन कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो है ये क्या करते हैं, हार्ड वाटर के जिम्मेदार। ये वही कहानी है क्या कि हैंडपंप के पानी से गांव में नहा रहे, साबुन लगा लिए, लेकिन साबुन जो है वो उतर नहीं रहा, जिसको खारा पानी भी बोला जाता है ना, तो उसी को हार्ड वाटर बोला जा रहा है। वहां पे बेसिकली क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। बाइकार्बोनेट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप उसे गरमा दें, उस पानी को आप क्या करिए, गरमा दीजिए। तो गरमाने पे क्या होगा कि जब आप इस तरीके के हार्ड वाटर को गरमाते हैं तो उस समय आप देखते होंगे पानी छान के साफ हो जाता है, लेकिन आप अगर उसमें देखें जिस चीज से आपने गरमाने के बाद छाना है तो वहां ऊपर आपको सफेद सफेद पाउडर टाइप का कुछ मिलेगा। वो सफेद पाउडर वही है क्या, कार्बोनेट। चूना तो सबका पहचानते ही होगा, ये दोनों व्हाइट कलर के। यानी कि क्या, अगर बोला जाए कि हार्ड वाटर के जिम्मेदार कौन है तो जवाब होगा क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। और फिर बोला जाए कि वाटर की हार्डनेस को कैसे दूर किया जाए तो क्या पहला जवाब है गर्मा। अरे बोलो यार, जो सदियों से देश में काम आ रहा है, तो ध्यान रखो। इसके बाद है अगली लाइन, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप में ही दिक्कत थी तो कहा जाता है कि बाइकार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का मतलब आप वहां क्या ले लोगे, NO3 माइनस। बाइकार्बोनेट का मतलब आप वहां क्या लोगे, HCO3 माइनस। Of all first A group metal on decomposes, यानी कि अगर फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है तो आसानी से वो क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। उतार लीजिए फिर बात की जाए। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे फर्स्ट ए ग्रुप के बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं।
लेकिन अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट्स, तो जवाब क्या होगा कि भैया कार्बोनेट में केवल लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट आसानी से डिकम्पोज नहीं होते या नहीं होते, दोनों बातें सही। ठीक बात। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, इसको देखिएगा। डिकम्पोज सब होते हैं, लिथियम, और यहां पे आया मैंने ले लिया क्या, सोडियम। इसके बाद आप ले सकते हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम वाले बात से। याद रखने वाली बात क्या है, बस उसको समझना। ये अपने ग्रुप से अलग कैटेगरी रखते हैं, रीजन इनका फाई सबसे ज्यादा पीछे पड़ चुके हैं। बोलो यार, लिथियम नाइट्रेट के डिकम्पोज का मतलब टूटना। अगर आपने डिकम्पोज किया तो सब टूटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लिथियम नाइट्रेट अपने आप को डिकम्पोज करता है लिथियम ऑक्साइड में, NO2 में और O2। यानी लिथियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करने पर कितनी पैरामैग्नेटिक गैसेस निकलती है, 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस। तो बोला जाता है कितनी पैरामैग्नेटिक गैसेस यहां पे इवॉल्व होगी, 2। यानी कि किस में डिकम्पोज होगा, जो लिथियम का नाइट्रेट है वो लिथियम के ऑक्साइड NO2 प्लस O2। बाकी इन सबकी अगर बात करें तो इनका फाई कमजोर होता है, तो ये उस तरीके से तो नहीं टूटेंगे, बात तय है। तो इन सब के लिए कहा जाता है कि ये सब टूटते नाइट्राइट बनाते हैं, यानी कि NaNO2 और साथ में O2 लिखते तो हाफ O2 लिखते बैलेंस करने के लिए, KNO2 हाफ O2, RbNO2 हाफ O2 और सीजियम NO2 और साथ में हाफ O2। यानी इन सब केसेस में कितनी पैरामैग्नेटिक गैसेस निकलती है, 1। बोलो भैया, NO2 जो है उसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। NO2 जो है वो कैसी गैस है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। ठीक है। O2 जो है वो कैसी गैस है, कोई कलर नहीं है, यानी कि कलरलेस गैस। और दोनों आदमी कैसे हैं, पैरा मैग्नेटिक गैसेस हैं, दोनों की दोनों। यही है मतलब। अब अगर सवाल पूछा जाए पेपर में, इससे दिमाग पूछता है कि एक ऑप्शन ये दे देगा, अच्छा अगर मैं सेकेंड ए ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं तो मतलब वो तो सब टूट ही जाते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और सेकेंड ए ग्रुप वाले भी क्या देंगे, हमेशा ऑक्साइड NO2 और O2, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहे हैं क्या कि अगर आप इनको पूछा जाएगा आपसे क्या कि मान लीजिए आपको कौन सी ऐसी नाइट्रेट है या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हीट करने पर कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस देता है, तो आंसर क्या होगा। मान लो इसको लिखे, कौन सा नाइट्रेट हीट करने पर कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस इवॉल्व करता है, सारे करते हैं, सब में O2 निकल रहा है। अरे बोलो यार, यही पागलपन में चले जाओ, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि तभी मैं जानबूझ के सवाल के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। ठीक बात। दूसरा सवाल समझ में आ रहा है ना। अरे रट्टा तो साले तुमने मान ही दिया कि वहां O2 निकलता है, यहाँ O2 निकलता है, लेकिन मतलब भी तो समझो कि क्या है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस निकलती है, लिथियम नाइट्रेट। बोलो यार, कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनको हीट करने पर रेडिश ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस इवॉल्व नहीं होती, नीचे के 4 ऑप्शन। अरे बोलो यार, ऐसे ही आएगा, घूम फिर के ध्यान उतार खत्म है। अच्छा, इसके बाद आपको पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60, इसमें और भी फालतू की चीजें दी हुई है, मतलब वो आपको रट लेनी है, ठीक है ना।
तो ध्यान रखिएगा उसमें एजाइड बेजाइड का भी दिया हुआ है, उसके लिए अभी आपको परेशान नहीं होना। वैसे तो मैंने मैक्सिमम आपको कराया है। तो यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, कल से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मोड पढ़ा देना कल से। बुकलेट निकाल लो, जो सवाल पूछना हो बताओ। सवाल लगा के आए हो या नहीं आए, पहले ये बता दो। हाँ, किसी का अगर डाउट है तो वो पूछे अपने डाउट। मतलब जबरदस्ती वाला डाउट नहीं पूछना है ना, जो डाउट हो तो पूछो, फर्जी नहीं ढूंढ ढूंढ के पूछे ले रहे। चले हटा दे। हाँ, जिन्होंने किया वो पूछ ले, जिन्होंने नहीं किया वो अपना पूछते रहेंगे बाद में। इधर का हटा देंगे, हो गया। अच्छा, डाउट जो पूछोगे उसमें जरूर बताओगे कि तुमको दिक्कत कहां पे है। हाँ, ये तो तुम भी पूछ सकते हो। तुम डाउट में ये जरूर बताओगे कि तुमने क्या किया, किस वजह से तुम्हारा आंसर नहीं किया। चलिए एक्सरसाइज 1 बोलिए, कोई है सवाल? 96 क्वेश्चन नंबर 96 एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 72। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वुड बी। तुम बताओ तुमने क्या किया। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा, ये बड़ा है। और आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा किनका हो जाता है? जो लोग कोवेलेंट नेटवर्क बना लेते हैं। अरे बोलो ना यार, डायमंड, ग्रेफाइट, नॉर्माइट, ये सब पढ़ा है हम लोगों ने कि नहीं? SiC यानी कि वो अमेरिकन डायमंड, ये नेटवर्क बनाते हैं, इस वजह से इनका मामला। तो यहां पे सिर्फ मुझे बताइए कि आप फजान थोड़ी लगा रहे हैं। यहां सबसे पहले देखो कि चारों कंपाउंड कोवेलेंट दिए हैं क्या? नहीं, NaCl आयनिक दिया हुआ है। तो NaCl अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसका आयनिक कैरेक्टर, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं। अगला इसी पूछ रहे तुमने क्या किया, ये बताना मुझे भाई, तभी तो फायदा है। नहीं तो तुमने दिमाग लगाया, अब तुम ऐसे देख रहे हो 32 66, अब हम यहाँ लगे पड़े, कोई मतलब नहीं। अब तुम हमें बताओगे कि सर मैंने ये किया है, मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा आपने कहा गलत किया है, और आपकी थ्योरी को भी सही कर दूंगा कि अगर आपने कहीं पे गलती की है तो आप उस चीज को सही कर सकते। चलिए अगला पूछिए। कोई 21 अच्छा बिगनर क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन
sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या sp3d हाइब्रिडाइजेशन PCl5 वाले में लेते थे हम लोग? अरे बोल रहा यार, वहां पे अगर हम बात करेंगे तो क्या dz स्क्वायर लिया जाता है? dz स्क्वायर होगा, क्यों नहीं है क्या? इनको देखते तो वही। चलो अगला, ये तो थ्योरम लिखाया है यार। और कोई पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ बुकलेट में, कोई भी हो वही, तो पेज नंबर बताओ। तुम्हारा बिगनर बॉक्स भी है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। बिगनर बॉक्स 4, पहला सवाल यही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट नाइट्रोजन बॉन्ड? पहला सवाल बिगनर बॉक्स के ही है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना। आ जाओ, इन एलिड स्ट्रक्चर 3 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय, ये है बताओ, 3 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय, तुम बता दो। 2/6 सिग्मा। सवाल ये है ना, ये कैसे जुड़े? क्यों? एलीन में 3 कार्बन एटम कैसे जुड़े हैं? इसका मतलब इन तीनों के बारे में बात हो रही है, इसकी इनकी बात हो रही है? तीनों की बात हो रही है। तो ये तीनों लोग कैसे जुड़े? 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। चलो हो गया, बताओ अगले क्या? अगला बताओ, पूछो। हाँ अब वो काम खत्म हो गया, पार्वत तरीके में बताए पड़े तुमको, भाई लगाए और पूछो और तुम्हें बढ़िया से बता भी तो रहे, एक एक चीज बताइए। तुमने तो लगाई गई, कोई बात नहीं। और कोई आया? एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 90। चलो तुम लोग देख सकते हो, देखो बेटा, वही देखते हैं सवाल कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड? अब सुनिएगा, नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? SiC जानते हो ना? अरे चलो ये भी नहीं जानते, इसको तो जानते हो, कार्बन डायमंड, यही तो होगा। कार्बन डायमंड क्या करता है? ये बढ़ता चला जाएगा इससे, क्यों? ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये लोग क्या बना रहे हैं? नेटवर्क, आपस में मिलके एक नेटवर्क फॉर्म कर, यही तो होगा। यहां SiC कार्बन एटम क्या करता है? नेटवर्क बनाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। कार्बन ग्रेफाइट भी डायमंड का ही भाई है, वो भी यही करता है, आंसर नहीं होगा। जिंक सल्फाइड के लिए हो सकता है आपके पास कंफ्यूजन हो, सॉलिड SO2 जो है, सुन लो और आना भी चाहिए। SO2 के 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं SO3 का होल थ्राइस। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि जब कुछ मॉलिक्यूल ही आपस में मिलकर क्या कर दे? सॉलिडिफाई, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इनका पहले से है। बात समझ में आ रही है? SO3 लिखा है, SO2 लिखा है, मतलब अगर आपके पास SO3 होगा तो ये इस प्रकार से 3 SO3 मिलकर F3O9 बनाते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाया। तो इसका मतलब है, अगर मैं बात करूंगा SO2 की, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इनमें वाटर वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा, और जब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है तो आपस में जुड़ के सॉलिड बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म करेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आंसर इसीलिए क्या जा रहेगा? SO2। ZnS, अगर तुम ZnS लगाते तो गलत हो सकता था, बस रीजन ये कि उसको याद करना पड़ेगा कि वो क्या है, वो भी एक नेटवर्क सॉलिड। अगला
तुमने सारे लगा दिए? हाँ। तो तुम सोच रहे हो बहुत टेंशन में होगे ना, बने रहो। चलो अगले। हाँ हमसे उम्मीद ना रखो, हमसे कोई उम्मीद ना रखो, तो साफ बता, हम उसी की मदद करेंगे जो अपनी मदद खुद करे। ये नहीं हम अपना कंधा मेरा खाली है क्या तो आए और रोना शुरू, क्या रे भाई प्लीज सर जी। और वो तो कोई आदमी आएगा कि हमको नींद नहीं आती है, अरे पढ़ लो नींद नहीं आती है तो सर हम पढ़ते भूल जाते हैं, अरे बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। तुम अच्छा अब तक जितना पढ़ के आए सब याद है तुमको, तो भूल ही जाते हो एक दिमाग की कहानी। सुबह उठो साले योगा करो, बुद्धि तेज होगी तुम्हारी, वो तुमको करना नहीं है। अब लेकिन ये भी नहीं कि केवल योगा करो, हाँ कई चीज को आदमी उल्टा ले लेता। जैसे मैंने बोला कि योग जो है उससे बुद्धि तेज होती है, आदमी बोला अच्छा तुम्हारी क्लास छोड़ेगा, पूरा दिन लेंगे योग, बैठे आंख बंद करके और गाना सोच रहे, गाना सोच रहे। अब कुछ तो गाना सोच नहीं रहे, गाना लगाए। कुछ लोग अंतर ध्यान ऐसे करते हैं, कान में लीड लगा लिए और बैठे ही। ये क्या मतलब है? एक काम तो एक टाइम में कर लो कम से कम। अगला बस खत्म हो गया, बाकी तुमने एनालिटिकल वाले सब लगा दिए, अभी पूरा नहीं। चल अगर तुम माने तो वही अपने कैसे कैसे हो सकता है, ये सवाल तो इसमें पूछने वाले बनते हैं। और कोई देखो अगर बुकलेट लगाए हो तो इतना हम तुम्हें बता सकते हैं, जितना पढ़ाए उसमें अगर तुमने कम भी सुना हो, लेकिन अगर सुना होगा तो 90% लगा लेगा। अगर बहुत अच्छे सुना होगा तो 96 से 97% लगा लेगा। 8 से 10 सवाल ही केवल बचेंगे, और वो बचेंगे केवल इसलिए कि उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी। हमको केवल तो बताना पड़ेगा बेटा इसको यहां से यहां कनेक्ट कर लो, बस काम। तो इसकी कहानी कल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन लोग जिन्होंने नहीं लगाया है उनको यही कह सकते हैं, मतलब वो मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जैसे हर बार बकवास करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं कि भाई लगा लो, नहीं तो जिस साल लगाओगे उसी साल इसके सवाल वहां लगे, ये देखे रहना।